अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, इस तरह मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद भाई। मैं हूँ तारिक महमूद। मैं हूँ गुलजार हसन। मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी विद रजत शर्मा शो। तो देखते हैं भाई, वीडियो काफ़ी लंबी है भाई, इसके पार्ट्स ही आएंगे। आज पहला हिस्सा देखते हैं और अपना बयान कर देंगे। कौन करते हैं 3 1 वीडियो स्टार्ट। अपने काम का हिसाब किताब देते हैं, जनता फैसला करती है। हमें फैसला करना है कि पिछले 5 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लिए जो किया वो अच्छा किया या बुरा किया, बहुत किया या कुछ कमी रह गई। हमको फैसला करना है कि इस देश को एक मजबूत सरकार चाहिए। हमें फैसला करना है कि इस देश को एक खिचड़ी सरकार चाहिए या एक ऐसी सरकार चाहिए, एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो पूरी दुनिया में भारत का सिर गौरव से ऊंचा कर सके। मैं आमंत्रित कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्लीज वेलकम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। मैं आप सबकी तरफ से स्वागत करता हूं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मोदी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रजत जी। लंबे अरसे के बाद आज आपको यहाँ आने का अवसर मिला है। मोदी जी, जब जब चुनाव होता है, शांत हो जाइए। आप लोग जरा अपनी एनर्जी बचा के रखिए। आपको 4 तारीख को भी इस एनर्जी की जरूरत लगेगी। मोदी जी, जब जब चुनाव होता है और आप सामने आते हो तो जनता में इसी तरह का जोश दिखाई देता है, उत्सव का माहौल बन जाता है। और आप जो नारा देते हैं उस नारे को लेकर के लोग बहुत मजा लेते हैं। इस बार आपने कहा अब की बार 400 पार, तो मैं देख रहा हूं डिजिटल मीडिया पे किसी ने लिखा हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। किसी ने लिखा दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। और फिर यह भी लिख दिया कि चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार फिर से मोदी सरकार। और क्रिएटिविटी का उदाहरण देखिए, लिखा है साइकिल से जाएं, हाथ से कमल का बटन दबाएं।
और फिर लिखा, बेईमानों के लिए मोदी जहर है, गद्दारों के लिए मोदी कहर है और देश में मोदी की लहर है। अब फिर कोई ये भी लिख देता है कि नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। तो ये जो दीवानगी है हर चुनाव में दिखाई देती है। अच्छा हुआ कि मुझे आपके इस शो में आने का अवसर मिला और आपने रिसर्च करके काफ़ी कुछ कंपाइल किया है। मैं स्वयं इतना दौड़ धूप में रहता हूँ कि इन चीज़ों तरफ मेरा ध्यान बहुत कम होता है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज मेरा रह गई बतानी, इन्होंने जैसे शादी का कार्ड छापते हैं ऐसे शादी का प्रोग्राम छापा है। इन्होंने लिखा 1 जून को मेहंदी और 2 को केजरीवाल की विदाई, 4 जून को ब्रेकफास्ट और उसके बाद हल्दी और लंच पे रोना धोना शुरू। 3 बजे ईवीएम की डोली में वापसी, 5 बजे विपक्ष की विदाई, 6 बजे विदाई का रोना और 7 बजे पप्पू जाएंगे इटली। अगर आपके पास वो शादी का कार्ड हो तो लोगों को दिखा दीजिए ताकि पता चले क्या निकालते ये हैं देखिए लोग। ये कार्ड है, ये आप सब लोग देख सकते हैं। कोशिश करें इसको स्क्रीन पर भी दिखा दें। अब ये शादी का कम विदाई का कार्ड ज्यादा लग रहा है। इतना तो पक्का है कि देश का जो युवा है उसका जो क्रिएटिव माइंड है वो इस चुनाव में काफ़ी एक्टिव लगता है और उसके कारण वो हर चीज में नारा भी, व्यंग भी और बहुत ही कम शब्दों में विश्वास भी प्रकट करता है। और जब ये 400 पार की बात आई तो उसके 2 पहलू हैं। एक तो ये कोई बीजेपी ने घड़ा हुआ नारा नहीं है, ये जनता के दिलों से निकली हुई आवाज है। जहां तक मोदी का सवाल है, आप देखते हैं कि 19 से 24 तक हम करीब 360 जीत करके आए थे एनडीए, और सदन में 2-3 दल ऐसे थे जो लगातार हमारे साथ रहते थे। इसलिए एनडीए प्लस देखूं तो हम ऑलरेडी 400 थे। 2019 से 2024 तक सदन में हम 400 थे, यानी 400। अगर आपका परिवार में बच्चा 90 मार्क लेकर के आया और उसके सारे विरोधी या उसके कॉम्पिटिटर क्लास में जो भी बच्चे हैं वो 30 लाए, 40 लाए, फिर भी आप उसको नहीं कहोगे यार तेरे बाकी वाले 40 लाते हैं, तुम 50 लेके बैठ जाओ कि बेकार में काहे 90 की मेहनत करते हो। आप भी उसको कहेंगे कि नहीं यार 90 आए लेके जा, 95 के लिए अगली बार ट्राई करो ना। तो 400 होने के बाद मुझे तो मेरे साथियों को कहना ही होगा कि भैया हमें तो और आगे जाना चाहिए, इसलिए 400 पार आया। दूसरा, ऐसे ही किसी क्रिएटिव माइंड ने मुझे सुझाव दिया था कि 370 लोगों के जहन में ऐसा फिट बैठ गया है, और हिंदुस्तान के आज़ादी के इतिहास में देश की एकता के लिए जो प्रयास हुए उसमें धारा 370 को लेकर जो काम हुआ है वो एक महत्वपूर्ण कदम है भारत के विकास यात्रा में।
इसलिए किसी ने कहा कि अब तो बीजेपी ने टारगेट करना चाहिए बीजेपी के लिए 370। तो उस 377 धारा में से, और ये मुझे कश्मीर के ही किसी साथी ने बताया था कि 370 सीट का कभी, इसलिए मैंने संसद में कहा भाई ऐसे भी लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि बीजेपी ने 370 प्राप्त करनी चाहिए ताकि 370 का महात्म्य जनमानस में रजिस्टर हो जाए। मोदी, मुझे याद है जब 5 साल पहले आप इसी तरह जनता के सामने आए थे अपने काम के बारे में बताने के लिए, उससे कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप आए थे। वो अहमदाबाद में बड़े स्टेडियम में गए थे और फिर वहाँ भी उन्होंने नारा लगाया अब की बार ट्रंप सरकार, वो हार गए। फिर जो बाइडन आ गए। तो जितने विरोधी थे ये कह रहे थे कि अब तो अमेरिका से मोदी के रिश्ते खराब हो जाएंगे। वो तो ट्रंप के साथ थे, अब तो जो बाइडन आ गए। और हम देख रहे हैं टर्म खत्म होते होते जो बाइडन ने आपको बुलाया और व्हाइट हाउस में ऐसा सम्मान किया जो हमने पहले कभी नहीं देखा। I'm honored to be the first to have you here in 15 years. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. I cannot imagine His Excellency Modi getting intimidated or being forced to take any steps or actions that would go against the national interests of India and the people of India. And there is pressure against him, I am aware of that. He really wants to do the right thing for India. He wants to be open, he wants to be supportive of new companies, and obviously, but at the same time, make sure it accrues to India's advantage. I am a fan of Modi, so. I said to my friend, the Prime Minister, before the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. मोदी जी, पहले भी हमने प्रधानमंत्री देखे हैं, पहले भी हमारे प्रधानमंत्री विदेश में गए हैं, लेकिन क्या वजह है कि दुनिया के ये लीडर जो अपने आप में ताकतवर हैं, जिनको किसी की तारीफ करने की जरूरत नहीं है, ये आपके बारे में इतने प्यार से, इतनी दीवानगी से बोलते हैं। और पुतिन का ये कहना कि मोदी किसी के आगे झुकते नहीं। हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि पहले कोई प्रधानमंत्री जाते थे तो पता नहीं चलता था कि गए हैं, और वापस आते थे तब भी पता नहीं चलता था कि आ गए क्या। दूसरा, इसमें मोदी नहीं है, ये हम भ्रम न फैलाएं और न हम भ्रम में रहें। मोदी शायद निमित्त हो सकता है और बोलने में शायद सरल है, इसलिए सरलता से उपयोग हो जाता होगा, लेकिन ये जो कुछ भी करिश्मा है वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का, भारत के सामर्थ्य का है। और मोदी ने 2013 में जब चुनाव की तैयारियां चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में घोषित कर दिया था, तो फिर मुझे लोग उसी रूप में मेरे से हर चीज पूछने लगे, मेरा एनालिसिस करने लगे। तो मेरी एक जो आलोचना होती थी मीडिया में, अगर आप लोग देखेंगे तो, अरे यार ये तो स्टेट में से आ रहा है, इसको न पूरे हिंदुस्तान की समझ है, ये दुनिया को कैसे अपनी बात को करेगा, ये दुनिया में कैसे अपनी बात ले जाएगा, दुनिया के साथ क्या करेगा। फिर जब टीवी मीडिया का दौर शुरू हुआ, चर्चाएं होने लगी, मेरे इंटरव्यू होने लगे,
तो घूम फिर के ये सवाल आता था, भाई कि आपको तो कोई अनुभव नहीं है, आप करेंगे क्या विदेश नीति में? अब चुनाव हिंदुस्तान का था, लेकिन सबने इकोसिस्टम ने फोकस ग्लोबल बना दिया था, ताकि मोदी उसी में फंस जाएगा, यहाँ तो अच्छी तरह खेल लेगा। तो मैंने तब एक वाक्य कहा था विदेश नीति के संबंध में, मैंने कहा वो तो देश की एक कंटिन्यूटी होती है, लेकिन जहाँ तक मोदी का सवाल है, अब देश न आंख झुका के बात करेगा, न देश आंख उठा करके बात करेगा, लेकिन ये देश आंख मिलाकर बात करेगा। और मुझे कोई इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है कि मैं तो कभी चाय बेचता था, ये देश दुनिया के इतने बड़े आदमी हैं, एक चाय वाला क्या करेगा, जाके चाय परोसेगा और क्या करेगा। लेकिन मेरे मन में जब भी मैं दुनिया के बड़े बड़े महारथियों को मिला, जरा वो हाइट बॉडी में भी ज़्यादा होते हैं, कलर स्किन भी बड़ी उनकी प्रभाव पैदा करने वाली होती है, लेकिन जब मैं मिलता हूं तो मैं मोदी नहीं होता हूं। जब मैं हाथ मिलाता हूं तब मुझे पता होता है कि 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ हैं, और जब मैं 140 के मिजाज में ही चलता हूं तब मुझे दुनिया बहुत छोटी लगती है। मुझे लगता है मेरे देश के पास कोई कमी नहीं है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। मैं इस विश्वास से भरा हुआ होता हूं, और उसका प्रभाव तो होता ही होता है। सामने वालों को लगता है यार ये कल तो ऐसी कोई बात नहीं करता था, पहले तो कोई ऐसे खड़ा भी नहीं रहता था, ये तो यूं खड़ा रहता है। तो फिर भी उनका भी सोचना बदल जाता है जी। हमें भी अजीब लगता है कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जैसा ताकतवर व्यक्ति G7 में आपको ढूंढते ढूंढते आ रहा है, कहाँ गए मोदी जी? ये बात सही है कि मैंने व्यक्तिगत रूप से मेरे संबंध बहुत नजदीकी हैं, खुलेपन के हैं। हर किसी से मेरी ऑफिशियल बातचीत के अलावा इनफॉर्मल बातचीत का दौरा बहुत होता है, मेरे टेलीफोन कॉल्स भी बहुत होते हैं, और मैं इफ्स एंड बट्स वाली बात नहीं करता जी। बादल होंगे तो बारिश होगा वगैरह ऐसी बातें मैं नहीं करता जी। बारिश होगा तो मैं कहूँगा हाँ होगा, नहीं होगा तो मैं कहूँगा नहीं होगा, यानी ब्लैक एंड वाइट में मेरी बात रहती है। तो दुनिया इसे पसंद करती है, दुनिया गोलमोल चीज़ों के बजाय उनको पता है, जैसे मैं रशिया से इन दिनों पेट्रोलियम वगैरह लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो मेरे देश के लोगों को, दुनिया में जो पेट्रोल की महंगाई आई है मेरे देश के लोगों पर ना पड़े, तो मुझे जहाँ से सस्ता मिलेगा मैं लूँगा, क्योंकि मैं तो मेरे देश के लिए जी रहा हूँ। कोई मेरी तारीफ करे के लिए मैं थोड़ा पैदा हुआ। लोगों ने मुझे कहा साहब ये अमेरिका नाराज हो जाएगा, तो अरे मैंने कहा किसी को खुश करना है तो मुझे 140 करोड़ लोगों को खुश करना है, मुझे और किसी को खुश नहीं करना। और हमने कारोबार चालू रखा, आज हमारे देश को हम बचा पाए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम राष्ट्रपति पुतिन के साथ चेयर पर बैठ करके टीवी के सामने मैं कह सकता हूं कि ये युद्ध का समय नहीं है। अब इसलिए दुनिया मेरे विषय में दुविधा में नहीं है, और उसको लगता है ये हिंदुस्तान का मिजाज है जो मोदी बोल रहा है। लेकिन मोदी जी पहले भी हमारे नेता जाते थे, वो बड़े बड़े नाम वाले नेता जाते थे, या तो आप अमेरिका के साथ रहेंगे या रशिया के साथ रहेंगे, ये बोलोगे तो वो नाराज हो जाएगा, वो बोलेगा तो ये नाराज हो जाएगा। ये बैलेंस आपने चेंज किया। ये मूलभूत हमारी एक मुझे लगता है कि उस समय जो मूलभूत सोच रही थी वो ये थी इक्वल डिस्टेंस वाली, यानी हम सबसे इक्वल डिस्टेंस बना करके रहते हैं। दूरी बनाना ये मानदंड था, मैंने आकर के इसको बदला, हम दुनिया से जितनी हो सके उतनी नजदीकी करेंगे। डिस्टेंस वाला शब्द ही मैंने निकाल दिया। इससे क्या हुआ,
कि किसी को लगता है अच्छा वो मिस्टर ए आगे गया तो बी को लगता है यार मैं रह गया तो वो भी आगे आता है। फिर इधर से सी को लगा कि मोदी के पास वो तो पहुंच गया यार, मैं रह गया तो इधर वाला डी आता है। तो सब लोगों के अब लगता है कि हिंदुस्तान के पास जाना चाहिए और ग्लोबली कंपटीशन है हिंदुस्तान के निकट आने की। हमने विदेश विभाग ने पहले काम ऐसा किया कि दूरी बनाए रखो, क्यों तो भाई हमारी चलेगी। आज मेरी स्थिति ये है, अब देखिए एक घटना मैं बताता हूं। मैं इजराइल जा रहा था तो सभी ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, जो इस दुनिया में बड़े हुए हैं, मुझे एडवाइस करते थे कि साहब इजराइल जाते हैं तो पैलेस्टाइन जाना ही चाहिए। भारत में सेकुलरिज्म का अर्थ यही है कि अगर आप हनुमान जी के मंदिर गए तो शाम को इफ्तार पार्टी करनी पड़ेगी। ये ऐसी साइकी बनी हुई है जी। तो मैंने सोचा भाई मैं स्टैंड अलोन यात्रा करूंगा, इजराइल से अकेला जाऊंगा, इजराइल से वापस जाऊंगा, मैं पैलेस्टाइन नहीं जाऊंगा। लेकिन मैंने कहा कि मैं पैलेस्टाइन भी जाऊंगा तो सीधा पैलेस्टाइन जाऊंगा और वापस आऊंगा। मैं ये क्लब करके हमारे देश के सेकुलरिज्म की जो विकृतियां हैं मैं उसका शिकार नहीं होने वाला। और देश की आजादी के बाद मैं पहला प्रधानमंत्री था जो इजराइल गया, शान से कार्यक्रम किए, तब वापिस आया। 2-3 महीने के बाद मेरा पैलेस्टाइन का कार्यक्रम बना तो मैं सीधा पैलेस्टाइन गया। तो वहाँ पर जाते समय लॉजिस्टिक प्रॉब्लम था, मुझे हेलीकॉप्टर की ज़रूरत थी। मैं जॉर्डन से जाने वाला था तो जॉर्डन के किंग जो मोहम्मद साहब के सीधे वारिस है, जॉर्डन के किंग मोहम्मद पैगंबर साहब के डायरेक्ट वारिस है, उनको पता चला कि मैं ऐसे ही वहाँ से पास हो रहा हूँ। उनका जी नहीं, मैं अपना कार्यक्रम बदल करके जॉर्डन वापस आऊँगा, आप मेरे आइए, हम बैठेंगे और आपको हेलीकॉप्टर आपके देश से लाने की जरूरत है, मेरे हेलीकॉप्टर में जाएंगे और पूरी यात्रा में मेरी व्यवस्था रहेगी। जॉर्डन के किंग एक ऐसा प्रधानमंत्री जो कुछ दिन पहले इजराइल जाके आया हुआ है। इतना ही नहीं, मैं जॉर्डन के किंग का हेलीकॉप्टर में जब जा रहा था पैलेस्टाइन तो इजराइल के 6 विमान उनके एयरफोर्स के वो उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे और मुझे यानी जॉर्डन सम्मान दे रहा है, मुझे इजराइल सम्मान दे, और मैं जा रहा था पैलेस्टाइन, वो इजराइल को मालूम था, फिर भी वो मेरा सम्मान कर रहे थे। जब मैं मेरा कहता हूं, मैंने मोदी की बात नहीं करता हूं, मेरे देश की बात कर रहा हूं। और जब पैलेस्टाइन गया तो उतना ही सम्मान दिया गया मुझे पैलेस्टाइन में जितना कि इजराइल में। इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले हमने चाबहार में एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया है ईरान के साथ, और मैं बताता हूं सेंट्रल एशिया के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर बनने वाला है। आपने देखा होगा कल अफगानिस्तान के तालिबान लोगों ने बहुत तारीफ की है हमारे इस निर्णय की। अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाए हुए हैं, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध होते होते बच गया है। ऐसी संकट की घड़ी में भी ये दुर्भाग्य है कि वहाँ के राष्ट्रपति जी, वो भी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनको हमें खोना पड़ा। और मिस्टर रईस जो जिनका अभी एक्सीडेंट में मृत्यु हुई, उनकी पत्नी भी हमारी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ उसका बहुत अच्छा निकट संबंध है, यानी जीवन संबंध है। तो मेरे एक प्रकार से अच्छे घरेलू इन लोगों से संबंध है। तो एक अच्छे साथी को मैंने खोया, इसका दुख भी है। लेकिन उनके मृत्यु के कुछ ही समय पहले हमने चाबहार का एग्रीमेंट किया। मैं मानता हूं कि सेंट्रल एशिया में, लेकिन दुनिया ने किसी ने मेरा विरोध नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अपने देश के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं और दुनिया में, अच्छा मेरी एक बात साफ होती है, मेरे देश की नीतियां किसी तीसरे के संदर्भ में मैं नहीं करता हूं। मेरी अपनी देश की आवश्यकता है, मेरी देश की प्रायोरिटी है, उसी के हिसाब से चलूंगा। वैसा ही प्रॉब्लम है कोरिया और जापान का। ज्यादातर नेता जाएंगे तो कोरिया जाएंगे, जापान जाएंगे, जापान जाएंगे, कोरिया जाएंगे, क्लब करते हैं। उनका कहना ये हमारा इंसल्ट है, आप अकेले क्यों हमारे साथ नहीं? मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूं।
मैं कोरिया अकेला गया, बाकी 10 जगह पे जापान नहीं गया। जब जापान गया तो कोरिया नहीं गया। उनको मैसेज जाता है, हाँ ये इंसान को समझ है। तो मैं दुनिया जो खींची रहती है और बड़ी बारीकी से इन चीज़ों का मैं अध्ययन करता हूँ। मैं घिसी पीटी एडवाइस पर चलता नहीं हूँ जी, और उसका परिणाम है कि आज दुनिया में भारत की जय जयकार हो रही है। एक उदाहरण हमने जय जयकार का देखा, पाकिस्तान के छात्र यूक्रेन से भारत का तिरंगा लेकर उसकी आड़ में वो निकले। अब देखिए हमारे देश में भी कैसा चल रहा है, मैं तो हैरान हूँ। इस देश में के प्रयत्नों से अगर कोई चीज़ अच्छी होती है, हो सकता है जिसको सहन नहीं होता है चुप रहे, ये तो हो सकता है, तारीफ न करे, ये भी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन उसके विरुद्ध मैं तो देखता हूँ, इन दिनों भी पत्रकार मुझे पूछते हैं, क्या सचमुच में आपने टेलीफोन किया था यूक्रेन को? सचमुच में आपने पुतिन को फोन किया था? मैंने कहा अब कॉल डिटेल निकलवा दो, मैं तो क्या थक गया मैं के जवाब नहीं देते हुए। अब इन लोगों को क्या करूं? नहीं, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं जी, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं। 2 राष्ट्राध्यक्षों से बात करके अपने छात्रों के लिए रास्ता निकाल दे। इसलिए मुसीबत यही है कि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हिंदुस्तान के तिरंगे की यह ताकत होती है। और मेरा पहला अनुभव मैं बता दूं, मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता हूँ, स्टडी करता हूँ, एनालिसिस करता हूँ। मैं पहली बार कब अनुभव हुआ, जब नेपाल में भूकंप आया, तो हम जितनी मदद हो सकती थी हमारी तो जिम्मेवारी थी, क्योंकि और मुझे एक अनुभव था गुजरात के भूकंप के बाद काम का, मुझे अच्छा अनुभव था। तो मैं खुद चीज़ों को लीड करता था, मोबिलाइज करता था। लेकिन मैंने वहाँ देखा दुनिया के करीब 40 देश के लोग होंगे जिनको हमने कोई न कोई मदद करके नेपाल से बाहर निकाला। तो उस दिन मैं समझ गया कि अब तक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हेल्प, इसका ठेका पश्चिम का है। मैंने तय किया ये ठेका मेरा रहेगा। और इसलिए आपने देखा होगा कोविड में हम लोग चाइना से लोगों को वापस लाए, तो बहुत सारे अन्य देशों के लोगों को लेके आए। यमन में मुसीबत आई, हम अन्य देशों के लोगों को ले आए और उनको बाद में उनके देश में भेजा। अभी सूडान में हुआ हमारे देश के साथ, वहाँ भी अन्य देश के लोग फंसे थे, उनको भी ले आए। तो आज दुनिया में जो कभी हमारा नाम नहीं था, कि वरना तो ये था भी ये पश्चिम की दुनिया का ही एक प्रकार का उस पर ओनरशिप थी कि भाई ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे काम होना वाले यही लोग करते, ये लोग तो बिल्कुल कुछ नहीं करते। वीडियो खत्म हो गई भाई, इंटरेस्टिंग थी वीडियो, और मोदी साहब तो काफ़ी चीज़ें बयान कर रहे थे। और भाई इस टोटल वीडियो में जो मुझे देखा ना, जो अच्छी चीज़ लगी कि एक तो सबसे पहले बड़ी बात यह है कि भाई इजराइल के साथ जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, पहला प्राइम मिनिस्टर जो है विजिट करने वाले मोदी साहब। उसके बाद वो और भी दूसरे अमेरिका के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, मोदी साहब के टाइम पे रिलेशन अच्छे हुए अमेरिका के साथ। साल के अमेरिका भाई चौधरी भी है इलाके में, वो पूरी दुनिया का चौधरी दबदबा है। और वो कहते हैं वो जिससे डरते रहना, वो एक चीज से बंदा डरता रहता तो उसके कभी नजदीक नहीं जाता। तो एक दफा बंदे को थोड़ा सा नजदीक होकर भी देख लेना चाहिए कि भाई साहब आखिर चीज क्या है, वरना दूर दूर रहने से तो ना तो उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, ना उसकी कमजोरी का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब करीब जाएंगे इंडिया जो है उसने रिलेशन सुधारे अमेरिका के साथ। पहले जो एक सिर्फ रशिया के साथ थे रिलेशन, तो अमेरिका से दूरी बनी रही। लेकिन मोदी साहब के टाइम पे ये जो पॉलिसी आई है ना कि भाई पूरी दुनिया के साथ रिलेशन बना, जिससे कोई फायदा मिलता है उससे ले लेना। और ये भाई साहब इस टाइम पे वो सबको साथ लेकर चलना ना, मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा बर्डन, प्रेशर सारा कुछ था जब ये रशिया यूक्रेन की बात चली थी। हालांकि साफ है वेस्टर्न के जो थे कंट्री वो यही देखते थे, हिंदुस्तान की तरफ देखते थे भाई साहब ये रशिया के खिलाफ वोट करे। जितनी भी रेजोल्यूशन पास हुई है ना, इंडिया ने या तो अब्सटेन किया है,
अब्सटेन ही ज्यादातर किया, उन्होंने कभी भी रशिया के खिलाफ वोट नहीं दिया। लेकिन अमेरिका ने बड़ी कई दफा दबाव डालने की कोशिश की, लेकिन इंडिया जो है ना वो कभी भी हत्थे चढ़ा नहीं। हाँ, मोदी साहब ने ये बोला था कि जब G20 की मीटिंग हुई थी, इन्होंने यही बोला था कि भाई साहब ये जंग का दौर नहीं है, ये दौर है इकॉनमी की तरक्की का, लोगों की भलाई के लिए काम करने का, बिल्कुल बिजनेस को इम्प्रूव तो वो सीधी बात रोज कैसी है ना, उस वक्त G20 की मीटिंग में ये सिर्फ एक बंदे को मैसेज दिया था मोदी ने, वो था जो बाइडेन, कि जंग का माहौल दुनिया में आप बना रहे हो। उसके कहने का मतलब दुनिया में जंगें किसने शुरू करवाई? वो अमेरिका है। अमेरिका को वो मैसेज था कि आप कान खोल के सुन ले, ये इकॉनमी का दौर है, आवाम की खुशहाली का दौर है, इसमें जंगें हम नहीं चाहते, कोई कंट्री नहीं चाहती। लेकिन ये भी तो देखो कि अमेरिका की जो ज्यादातर इकॉनमी है वो चलती भी तो हथियारों से है, मशीनरी से। उनको उन्होंने तो वही कर रहे हैं, इससे उनको आमदन होती है, उनकी इकॉनमी का तो सोर्स ही वही है, तो वो काम भी तो वही कर रहे हैं। इसीलिए तो बार बार जंगे लग आए दिन उनकी जंगें करवा देख रहे, यमन और सऊदी अरब की इन्होंने जंग शुरू करवाई, कब से करवाई हुई है। अमेरिका का मिशन ही ये होता है कि भाई इधर ही खित्ते में जंग लगी रहे। अब ताइवान और चाइना ने भी शुरू करवा दिया है, वो होगा थोड़ा सा बहुत, ताइवान को प्रमोट करेगा, कुछ हथियार देगा, कुछ फंड देगा, उसकी भी एकड़ी निकलवाएगा। अच्छा, उसकी एकड़ी जिस निकलवाएगा, तरह फ्लैश की निकल गई है उसकी, इस तरह इनकी भी निकलवाएगा। निकल जानी। आप पीछे बैठे और रहेगा। उससे क्या होगा? अगर ताइवान पे अटैक करता है ना चाइना कमजोर हो जाएगा। अगर चाइना अटैक नहीं करेगा, मैं तुझे पहले बता रहा हूँ, गिराव तो कर रहा है, गिराव लेकिन करेगा। अगर जल्दी कब्जा कर जाता है तो लेकिन फिर उस पे सैंक्शन लगेंगे। किस पे? जिस तरह रशिया पे सबसे ज्यादा चाइना कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा उनको सैंक्शन लगे या दुनिया में ये कब्जा ग्रुप बन जाए अमेरिका की तरह। वो इस तरह के काम करेगा कि सांप भी मर जाएगा, लाठी भी बच जाएगी, देख लेना। चलो वो तो अमेरिका की चुंगल से वो निकल जाए, नहीं आएगा, बाद में देखने की बात है। बाकी मैं कुछ तस्वीरें देख रहा था, जो पुराने लीडर जाते थे ना, जब कोई मीटिंग होती थी वर्ल्ड लेवल पे, तो अक्सर जो है ना वो लीडर इनके मनमोहन सिंह हो गए या कोई दूसरे हो गए, ये पीछे अक्सर खड़े होते थे, जैसे हमारे शहबाज शरीफ खड़े होते हैं। हाँ, वो पिछली तो मोदी साहब का एक देखा है कि भाई साहब ये फ्रंट पे खड़े, बीच में, हाँ, सेंटर में खड़े होते हैं, कई जगह पे देखा गया है। ये चीज जो है ना वो देखने को मिलेगी। एक और चीज है कि पहले जो दौर था वो लोगों को इतना पता ही नहीं होता था, सिर्फ वो खबरें सिर्फ चलती थी टीवी पे, वो जिसने सुननी थी सुनते थे। अब तो भाई साहब हर बंदे के पास मोबाइल फोन है। अगर हिंदुस्तान की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, तो जिसमें से कम 100 करोड़ के पास तो मोबाइल फोन है, जो यूजर है। तो साफ है कि हर बंदा ही देखता है कोई ना कोई चीज, तो वो ज्यादा फैल जाती है। पहले वो यकीन मानो मुझे खबरें पढ़ने का शौक ही नहीं था, मैं कहता था भाई साहब ऐसे ही सर दर्द लेने की जरूरत क्या है। लेकिन हमारे पास वो एक घर है, डेरा है, वहाँ पर अखबार आती डेली, वो पढ़ते हैं, लेकिन मैंने कभी जिंदगी में पढ़ी नहीं। ज्यादातर पढ़ता था, खबरें पढ़ता था, फिल्मों वगैरह के इस तरह के खेलों कूदों, और बाकी सियासत में इतना इंटरेस्ट ही नहीं था। लेकिन जब से ये वीडियो बनाने शुरू, हमें भी नॉलेज हो गया भाई, काफी ये बंदे को अंदाजा हो जाता है, जिस काम में होता है ना उसका तजर्बा हो जाता है, बंदे को पता लग जाता है। लेकिन मोदी साहब की वैल्यू बनी है भाई ज्यादातर मेरी नजर में ना, मैं जो देख के मोदी को 14 से अब तक सबसे ज्यादा, पता नहीं मैं मेरी बात सच है कि नहीं, जब वे ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए थे और अमेरिका के दौरे पे गए थे, बिल्कुल भाई, ये दो दौरे ऐसे हैं जहाँ पे इस्तकबाल बहुत ज्यादा होता है। और एक और भी इसका फैक्टर है, इसमें आप मानो या ना मानो, कहीं भाई तो नहीं मानेंगे, मोदी साहब का बिल्कुल चर्चे होंगे, लेकिन बड़ा फैक्टर जो है ना वो चाइना भी है। चाइना को काउंटर करने के लिए हिंदुस्तान की जरूरत है। छोड़ो, चाइना को मारो। नहीं मेरे सवाल करो, बोलते रहे, मैं चुप रहा, मैं खामोश रहा, मैंने सुना। मोदी जी का विदेशों में डंका है, मोदी साहब का भाई सवाल पहले सुन लो, अच्छा, फिर जवाब देना। इजराइल के साथ ताल्लुकात है, फलस्तीन के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, चाइना दुश्मन है उसके साथ हैं, रशिया के साथ हैं, अमेरिका दुश्मन है उसके साथ हैं। इस साला पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं रिलेशन? तो पाकिस्तान आतंकवाद जो करता है वो नहीं करते, दूसरे चाइना कौन सी आतंकवादी करता है? कोई भी नहीं करता, नहीं करता, कोई छेड़खानी नहीं करता, छेड़खानी होती बहुत बड़ी। चाइना ने जगह नहीं कब्जा इंडिया, चाइना ने कभी किसी को मारा नहीं, चाइना मारते नहीं, करती नहीं यार करता। चलो बिल फर्ज वो इजराइल नहीं, वो चाइना है। वो
झंझट तो है। पाकिस्तान के साथ सिर्फ 10 साल में कोई किसी किस्म का रिलेशन ही नहीं बना। मेरा सवाल है, हो सकता है मोदी साहब गए थे, मोदी साहब भी गए थे नवाज शरीफ, उसके बाद भाई साहब दहशतगर्दी वाला अटैक हुआ था, उसके फौरन बाद ही हुआ था। यूसुफ तेरा सवाल सही है। मेरा सिर्फ जिसमें अब और सुनो। आर्मी के जवान शहीद हुए मेरा थे। भाई साहब सिर्फ कहने का मतलब ये, अगर सारी दुनिया के साथ इनके ताल्लुकात, जो इनके दुश्मन है उनके साथ भी इनके ताल्लुकात बेहतर है, तो पाकिस्तान के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं वो हो? इसलिए नहीं क्योंकि आप इस लोग क्यों का जवाब मुझे इस क्यों का जवाब ये है कि आपकी आर्मी जो है वो नहीं चाहती दोनों रिलेशन। क्योंकि इमरान खान को एक मैं बताता हूं कारण ट्रेड कितने बाकी सारी कंट्रियां चाहती है, अमेरिका भी चाहता है उनके साथ रिलेशन रखना, बिल्कुल चाहता है। चाइना भी चाहता है, इजराइल भी चाहता है, फलस्तीन भी चाहता है, ईरान भी मैं चाहता तो आपको है, एक सिवाय पाकिस्तान। 2018 की हुकूमत थी, मोदी साहब को दावत दी थी इमरान खान ने, आओ मिल के बैठे, रिकॉर्ड पे बात है, मिल के बैठे और इस मसले का हल निकाले कश्मीर का। जी। तो मोदी साहब ने क्या कहा था, मुझे ये खास पर इतना मैसेज मुझे बता दो, मैंने बात किससे करनी है। उसका क्या मतलब था, वजीर आजम से करूं या सदर से करूं या आर्मी से करूं, जो कंट्री को लीड करता मेरा हक तो बनता उससे बात करना। उसके बाद बात ही नहीं। अब देख आर्मी को संभाला के दहशतगर्द अटैक कर देते हैं। बिल्कुल बात यही है, उनका मकसद तो यही था। अगर तेरे मुल्क को कोई जमहूरियत चलानी होती ना, वहां तक पहुंच नहीं रहे हो जहां तक मैं आपको भाई साहब मैं पहुंच जी, नहीं आप नहीं आप पहुंच समझे रहे। नहीं हो। मैं ये भी तो हो सकता है ना एक उलट के रिलेशन अच्छे वो करना ही ना चाहते हो। कौन नहीं करना इंडिया दहशतगर्द जब दुनिया के साथ कर यार दहशतगर्दी रुक सकती है, कैसे रुक सकती है? कश्मीर दे दो, वो कश्मीर दे दे। अगर अमेरिका अपने सैंक्शन रोक सकता है ना, आप क्रूड ऑयल ले रहे हो रशिया ओ से भाई। वो रोक सकता है, तो पाकिस्तान तो आटे में नमक भी नहीं है इसके साथ रिलेशन, और है भी पड़ोस में, लोग भी अपने जबान भी साझी। वो फिर किसी कैसे किस्म यार की मोदी ने क्या लफ्ज़ बोला था, भाई आओ गुर्बत पे मुझ पे लड़ो। यार मुझे ऐसा लगता है, मुझे अच्छा, ऐसा मेरी लगता बात है, हो सकता है आज तुम्हारे घर में कोई अटैक कर दे 100% मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल दूं। तू मेरा पक्का दोस्त है, एक किस्म की बात, बड़ा पक्का यार है। मैं कब तेरे छोटे भाई को थप्पड़ लगाऊं ना, किसी तरीके से मार पीट देता हूं, तो तुमने मेरे ऊपर गुस्सा हाथ उठा देना। बिल्कुल ये जो मर्जी, और भाई उनके जवानों पे जब जाके अटैक करोगे तो क्या भाई साहब आवाम को जवाब नहीं देना था? प्राइम मिनिस्टर ऐसा बन जाता है। तो सिर्फ अब अच्छा नफरत फैलाने से या दुनिया पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात होती है भाई। तो ये भी तो बेहतर हो ही सकते हैं कैसे हो अगर सकते हैं चाहें आप? तो। वो तो बार बार अगर यही चाहें तो। हर मंच पे वो आवाज क्या उठाते हैं, जयशंकर के बयान सुनते हो, वो क्या कहते हैं, जब तक दहशतगर्दी खत्म नहीं करते रिलेशन सही हो ही नहीं सकते। जितनी दफा तो अच्छा अटैक किया है, यहाँ अटैक पर किया है। एक मिनट यहाँ पर रुको भैया, दम लो। दहशतगर्दी का प्रॉब्लम है, इंडिया ने घुसकर पाकिस्तान में दहशतगर्दों को मारा। अगर ये दोनों कंट्रियों की हुकूमत मिलकर दहशतगर्दी खत्म करना चाहे तो कर सकती है कि नहीं? कैसे? दोनों कंट्रियों की हुकूमतें मिलकर, प्रॉब्लम तो दहशतगर्दी है, नहीं कर सकते। दहशतगर्दों को खत्म करना वो है। नहीं कर सकते, और करेंगे वो नहीं। इकट्ठे होने ही नहीं देंगे, इकट्ठे वो कभी भी नहीं होने देंगे। कैसे इकट्ठे हो जाए बता यार, रहा एक तो हमारी- कंट्री में घुसकर मार देते हैं भाई दहशतगर्दों को, अगर पाकिस्तान सपोर्ट करेगा इंडिया को तो मिलकर, ये तो ऐसे सफाया होना इनका। वो कैसे दहशतगर्दों करेंगे? को। वो क्यों सपोर्ट करेंगे जो खुद पार रखे जिन्होंने? यार तो यही तो रिलेशन बेहतर करने की वजह होगी। हाल तो तू समझ क्या रहा है? यार मैं यही समझ रहा हूँ ना भाई साहब, बाकी सारा कुछ हो जाता है अंदरों अंदर, सिर्फ ये मसला नहीं हल हो सकता। असल में मसला पता क्या है, जो तेरी सोच है ना मैं बताता ये हूं। सारा असल बात है, मशीनरी मंगानी हो यार एक- हमारी आर्मी भी मशीनरी मंगवा लेती है, हमारी हमारे मंगवा भी लेती मंगवा है, लेते हैं, सब कुछ होता है। तब हो जाता है। और जब बात रिलेशन असल की बात आती पता है, क्या है, तब दहशतगर्दी असल आ बात जाती है। हमारा वो इदारा जो स्ट्रॉन्ग है यार वो वो नहीं इस चीज को चाहता, समझो ना। सरकार अच्छे हो। वो नहीं चाहता ना, बिल्कुल लेकिन मान रहा इंडिया हूं। भी नहीं चाहता जब हाँ, तक बॉर्डर इस सी बात पैक को भी मद्देनजर सी रखो, पैक- वो भी नहीं चाहते, वो भी नहीं चाहता सी पैक और जम्मू आजाद कश्मीर जब तक उनके हाथ में नहीं जाएगा वो भी नहीं चाहते जी, अच्छी सरकार। असल ये वो तू भी सुनना नहीं। चाहता है। मैं यही ये तू सुनना सुनना चाहता चाहता हूं है कि अगर वो चाहे दुनिया के साथ भाई कर रहे हैं, कर सकते, इतनी पाकिस्तान बड़ी के दुनिया साथ है, तो पाकिस्तान जो खुद का हिस्सा है तो दे लोग दो ग्वादर समझते पे, हैं, कश्मीर दे दे तो उसके फिर अच्छे साथ तल्लुकात हो जाएंगे। क्यों नहीं हो सकते असल भाई? ग्वादर दे दे, कश्मीर दे दे, आजाद कश्मीर तो अच्छे तल्लुकात हो जाएंगे। बायलैटरल करें, बैठे ये बात है। कौन से मुद्दे हैं जो हल तेरी नहीं बात होते? का ये जवाब है
क्यों ये होगा नहीं हो सकता, ये होगा तो नहीं। ध्यान नहीं हुआ क्या होगा? अगर पाकिस्तान ये दोनों दे देगा तो पाकिस्तान तो अपने हाथ कटवा देगा, ये भी नहीं हो सकता। चलेंगे ठीक है इंडिया इसके बगैर बताइए कि भाई साहब ये रिलेशन क्यों नहीं सुधर रहे। यूसुफ का सवाल का जवाब मैं तो यही कहूंगा कि भाई दोनों तरफ से सियासत खेलने के लिए एक ना वो मुद्दा रखा हुआ है। दोनों कंट्री ने, दोनों कंट्री ने। सबसे मुद्दा ये तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।